लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके बाद हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसमें पैसिव, एक्टिव और वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन थी। हमने पैसिव वाला पोर्शन कवर किया था लास्ट क्लास में। दिस वन इज द पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। इसमें हमने तीन चीज़ें देखी: डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और डिफ्यूजन में हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चैनल्स। हमने ऑस्मोसिस देखा। ऑस्मोसिस दो टाइप का है, एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में हमने बोला कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ये किसके थ्रू हो रहा है? ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। एग्जाम्पल हमने देखा था किसमिस का। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है उसमें एनर्जी यूज़ होगी। अब ये जो एनर्जी यूज़ हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस फॉर्म में एनर्जी यूज़ होती है। और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये क्या है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट ग्रेडियंट के अगेंस्ट में काम करता है। तो क्या होगा इसमें? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में लोअर कंसंट्रेशन से मूवमेंट होगा टुवर्ड्स द हायर कंसंट्रेशन। और ये जो प्रोसेस हो रही है इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो अब इसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो किसका हो रहा है? सब्सटेंसेस का। ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव, एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी एक्टिव। सो हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। देखो डिस्कस किया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यहाँ पे, और ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की मूवमेंट हो रहा है। अब प्राइमरी में क्या है? प्राइमरी में क्या होगा कि एनर्जी डायरेक्टली यूटिलाइज बाय द ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी टू ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलर सब्सटेंस। अब हम जल्दी से इसके नाम लिख लेते हैं। ये है बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स या फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। देखो आपको बार बार नाम लिखना ज़रूरी है। आप जितनी बार नाम लिखोगे आपको याद हो जाएगा, तो आपको अलग से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीज आर द प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स। ठीक। और यहाँ पे ये दिख रहा है हमको, इसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। इसकी दो साइड्स होती है, सब यूनिट्स होती है। ये हमारी बीटा सब यूनिट एंड दिस वन इज अल्फा सब यूनिट। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 3 सोडियम बाइंड हो जाएंगे और यहाँ पे 2 पोटेशियम बाइंड होंगे। स्ट्रक्चर देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो अल्फा साइट है वो हायर मॉलिकुलर वेट की है, तो इसमें मैं ऐसा लिख देता हूँ हायर मॉलिकुलर वेट। WT को इंडिकेट कर रहा हूँ मैं वेट से। अब जो बड़ी साइट है इसमें ज़्यादा साइट्स रहेंगी टू बाइंड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो साइट दिख रही है इसको मैं ऐसा रेड कलर में डॉटेड कर रहा हूँ एरो से। ये हमारी एटीपी बाइंडिंग साइट, बिकॉज हमको पता है कि इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एटीपी यूज्ड होगी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, है ना। सो एटीपी बाइंडिंग साइट होगी। ये हमने एटीपी बाइंडिंग साइट लिखा यहाँ पे। अब ये है एक फॉस्फोराइलेशन साइट। फॉस्फोराइलेशन में क्या होगा कि एटीपी का मेटाबॉलिज्म होगा तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगी इसी साइड पे। सो ये हमारी एटीपी बाइंडिंग साइट, फॉस्फोराइलेशन साइट। यहाँ पे हमारे 3 सोडियम की बाइंडिंग साइट हो जाएगी और यहाँ पे 2 पोटेशियम बाइंडिंग साइट रहेगी। स्ट्रक्चर समझ में आया इतना? देखो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी हम प्लाज्मा में हम इसका सिंपल सा एग्जांपल है हमारा पोटेशियम एंड सोडियम पंप, जो कि हमारे यूकारियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन यूकारियोटिक सेल। अब हम इसको एक स्ट्रक्चर की हेल्प से समझते हैं। सो फर्स्टली मैं ड्रॉ करूंगा एक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको आप ऐसा समझो कि ये जो हमने यहाँ पे बना रहे हैं ये एक चैनल्स हैं, प्रोटीन चैनल्स हैं ये, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर।
हमने डिस्कस किया कि जब भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो उसमें दो साइड रहेंगी, एक रहेगी एक्स्ट्रा सेलुलर, तो फिर मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मान लेता हूँ। ईबीएस को इंडिकेट कर रहा हूँ मैं एनवायरमेंट से, और यहाँ पे ये है इंट्रासेलुलर। अब सेल मेम्ब्रेन का जो अल्फा सब यूनिट है, ये वाली सब यूनिट, उसका इनर पोर्शन एज अ वर्क कैसे करता है, एटीपीएज का जैसा वर्क करता है, एटीपीएज। एटीपीएज का मतलब क्या है कि एक एंजाइम जैसे वर्क करता है जो कि लाइसिस करता है, लाइसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी साइट प्रेजेंट होती हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरसेलुलर में कितनी साइट्स है। इंट्रासेलुलर साइट पे क्या कौन कौन से अटैच हो रहे हैं, तो देखो यहाँ पे 3 सोडियम अटैच्ड होंगे, फिर उसके बाद एटीपी बाइंडिंग साइट होगी, फिर होगी हमारी एक फॉस्फोराइलेशन साइट, और एक्स्ट्रा में होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में 2 पोटेशियम बाइंडिंग साइट्स। अब ये जो मैकेनिज़्म है कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में देखो कि यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट पे एटीपी बाइंड होगा। एटीपी का तो फास्फोराइलेशन की प्रोसेस होगी, यानी कि एटीपी से एडीपी बनेगा प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा। ठीक है, अब ये जैसे ही हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे फास्फोराइजेशन की प्रोसेस होगी। सो ये जो सोडियम यहाँ है वो ऊपर की तरह चला जाएगा, क्योंकि कन्फर्मेशन चेंजेस होंगे तो ये सोडियम बाहर की तरफ चला जाएगा। अब देखो, हमको 2 कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि सोडियम इज़ मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट, और उसका कंसंट्रेशन इंट्रा में कम होगा। सो ये जो इंट्रा में है इसमें क्या है, सोडियम का कंसंट्रेशन लो है ऑलरेडी, और एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम का कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है, लेकिन इसमें एनर्जी की यूज़ होके लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के मूवमेंट हो रहा है ना। अब इस वाली पोजीशन पे डीफॉस्फोराइजेशन की प्रोसेस होती है। डीफॉस्फोराइजेशन की प्रोसेस से कन्फर्मेशन चेंजेस होंगे और यहाँ से पोटेशियम अंदर आ जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट और याद रखो यहाँ पे कि यहाँ पे पोटेशियम जो है वो मेजर इंटरसेलुलर है, यानी कि यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा थी और यहाँ पे पोटेशियम की कंसंट्रेशन ऑलरेडी कम थी एक्स्ट्रा में। तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लग रहा है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और यहाँ पे ये एटीपी यूज़ हो रहा है। सो ऐसे ये काम करता है। अब यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि ये जो फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस है वो सीक्वेंस वाइज चल रही है, और ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं ये एक साइकिल करने के बाद। अब देखो यहाँ पे ये जो मैकेनिज़्म है ये 2 चीज़ें कर रहा है। एक तो कि इंटरसेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा रख रहा है, जो कि एक हमारा की कंसेप्ट है कि इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट में पोटेशियम का कंसंट्रेशन है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा, और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ से इंट्रा से एक्स्ट्रा की ओर लेके जा रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्रिएट कर रहा है और मेंटेन कर रहा है हाई पोटेशियम इन इंटरसेलुलर एंड हाई सोडियम कंसंट्रेशन इन एक्स्ट्रा सेलुलर। आई होप कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का प्राइमरी पोर्शन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।